इसी में मैं बात कर रहा हूँ उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक का काम करे और धसी हुई सतह पर सिल्वर या निकल का परावर्तक पदार्थ लेप किया हो, इस प्रकार बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी ये उत्तल, ऊ मतलब उत्तल के अंदर ऊ का मतलब है उभरा हुआ। जिस दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करे उत्तल दर्पण कहलाता है, और जिस दर्पण का धंसा हुआ भाग ये अंदर वाला परावर्तक सतह का काम करे अवतल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जैसे अवतल दर्पण को हमने बोला था अभिसारी दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एकत्रित करता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। वैसे जैसे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में एक केंद्र बिंदु से चारों ओर का जो चिंतन होता है उसे अपसारी चिंतन कहा जाता है, जो प्रीति के रूप में चलता है। वैसे ही अपसारी दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपने चारों ओर फैलाता है। अब बात करें उत्तल दर्पण के अंदर कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इंग्लिश में नाम याद जरूर रखना। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोला जाता है, क्योंकि कई बार इनके इंग्लिश में नाम पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन डाले जाते हैं, उत्तल के स्थान पे कॉन्वेक्स मिरर डाल दिया जाता है और अवतल के स्थान पर कॉनकेव मिरर डाल दिया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण में ऊ का मतलब उभरा हुआ भाग और अवतल दर्पण में ए का मतलब अंदर धंसा हुआ भाग। जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करे और वो उत्तल दर्पण, और जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करे वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब निर्माण कि आखिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखते हैं। इसकी दो स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति लेता हूं, जो वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु कहाँ है? अनंत पर स्थित है। तो मैं इस प्रकार से उत्तल दर्पण लेता हूँ जिसका धंसा हुआ भाग है, उस पर परावर्तक पदार्थ सिल्वर या निकल का लेप कर दिया जाता है। अब इसके अंदर ये इसका मुख्य फोकस होगा और ये वक्रता के अंदर सी होगा। वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो इस प्रकार से अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। आप सोच सकते हो कि एक और सी साइड में क्यों लिए वस्तु किरणें प्रकाश की साइड से आ रही है। तो गोलीय दर्पण का जो पार्ट है इस प्रकार से मैंने गोला बनाया था और इसको इतना पार्ट अगर मानूं तो ये जो गोला बनाया था इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस इस साइड में रहेंगे, इस दर्पण के, ना कि इस साइड में।
तो अनंत इंफिनिटिव से जो किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है इस प्रकार से, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के अंदर परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजर जाती है। क्या हो जाती है? गुजर जाती है। जबकि उत्तल दर्पण के अंदर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। देखिए दोस्तों कैसे ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण से परावर्तित होकर फैल जाती है, इस प्रकार से फैल जाती है। इसीलिए मैंने इनका नाम अपसारी दर्पण भी बोला था कि जैसे प्रकाश की किरणें आती हैं तो फैल जाती है। तो ये तो कभी नहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? जहाँ पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इनको पीछे बढ़ाया जाए। पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। यानी उत्तल दर्पण के अंदर वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस पर तो अवतल दर्पण में बनता है, लेकिन अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब वास्तविक बना था, उल्टा बना था और एक बिंदुवत आकार का बना था। और इसमें जो इमेज है, इमेज जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो इमेज है वो आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी होगी, सीधी होगी, वह बिंदुवत आकार की, बिंदुवत आकार की। अब इसकी दो नंबर स्थिति लेते हैं। दो नंबर स्थिति जो वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच कहीं स्थित हो, इनका क्या मतलब है? इमेज तो एकमात्र देखें तो ये बनाता है कि अनंत और पोल के बीच में वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए। तो इस प्रकार से देखिए ये उत्तल दर्पण, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर परावर्तित पदार्थ का लेप किया हुआ है, ये मुख्य फोकस है, वक्रता के अंदर सी है। किसी वस्तु को, ये इसका ध्रुव पोल पी है, किसी वस्तु को इंफिनिटिव और पोल पी के बीच में कहीं रख दिया जाए, यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे रख दिया, कहीं पर भी रख दिया जाए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक ऐसी वस्तु है जिसको मैंने अनंत व पोल के बीच में रखा है उत्तल दर्पण में, तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जो चलती है वो परावर्तित होकर फैल जाती है। और द्वितीय प्रकाश की किरण ध्रुव प्राप्तित होती है, तो जितने डिग्री कोण प्राप्तित होती है उतने डिग्री कोण से परावर्तित हो जाती है। तो एक किरण परावर्तित किरण को मान लो कि फर्स्ट परावर्तित किरण है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड कभी नहीं मिल पाएंगे। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब तो तब बनता है ना जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो यहाँ पे तो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद कभी नहीं कर पाएंगी, एक दूसरे से दूर हट रही है ऐसे। तो क्या किया जाए? इनको पीछे बढ़ाया जाए। पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस से गुजरेगा और इनको जब पीछे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद होती है। कहाँ पे? पोल व मुख्य फोकस के बीच में प्रतिच्छेद होती है। तो एक भी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब A' और B' बन जाएगा। मतलब सीधा सा है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत व पोल के बीच कहीं रखा जाए, यहाँ से उठाकर इसको यहाँ रख दिया जाए, तो यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, कहीं पर भी रख दिया जाए, इमेज कहाँ पे बनेगी? ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनेगी। इमेज सदैव पोल व मुख्य फोकस के बीच बनती है, सदैव बनती है। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रतिबिंब जो इमेज है, इमेज कैसे बनेगी? आभासी बनेगी, सीधी बनेगी, वह वस्तु से
छोटी बनेगी, छोटी बनेगी। सदैव F व P के बीच बनेगी। कहां पे बनेगी? F व P के बीच। इंपॉर्टेंट है, यानी वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए अनंत व P के बीच तो सदैव जो इमेज है वो आभासी बनेगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है। सिंपल सी बात है, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी। आभासी सीधी व वस्तु से सदैव छोटी बनेगी और बनेगी कहां पे? F व P के बीच बनेगी, F व P के बीच। क्योंकि यहां पर भी वो बीच वाली बात आ रही है कि पर होगा तो पर बनेगी, बीच होगा तो बीच बनेगी। तो यहाँ तो अनंत व P के बीच है कहीं पर भी, तो बीच बनी, किसके बीच बनी? P व F के बीच बनी। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में नोट करके दिखाया था कि अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर 6 नंबर स्थिति होती है, जो वस्तु F व P के बीच हो। ऑब्जेक्ट कहां स्थित हो? F व P के बीच। तो उस स्थिति में इमेज कैसी बनती है? आभासी बनती है, सीधी बनती है और वस्तु से बड़ी बनती है, वस्तु से बड़ी बनती है। अब आप इसे देख सकते हो कि आभासी बन रही है, सीधी बन रही है, लेकिन वस्तु से छोटी बन रही है। और यहाँ पे आभासी बन रही है, सीधी बन रही है, लेकिन वस्तु से बड़ी बनती है। यानी ऐसे पूछा जाए कि कौन से दर्पण के अंदर प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, तो हमारा उत्तर रहेगा अवतल दर्पण के अंदर। क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा व सदैव वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है वो आप किरण आरेख से देख चुके हैं। तो इसकी दो स्थितियां हैं, एक तो वस्तु अनंत पर मुख्य फोकस पर बनेगा और दूसरा वस्तु अनंत व P के बीच कहीं पर भी हो तो कहां पे बनेगा? F व P के बीच बनेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण के उपयोग। इसका आप क्लिक ले सकते हो। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है ये देखना है हमें। तो जैसे हमने उत्तल दर्पण के उपयोगों को विस्तार से समझा था कि कैसे डिश क्या करती है, एंटीना क्या करती है, कैसे सेविंग मिरर के रूप में, कैसे गाड़ी की हेडलाइट अगर दीप के रूप में काम में लिया जाता है। बड़े विस्तार से मैंने आपको किरण आरेख चित्र बना कर समझाया था। उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ उत्तल दर्पण जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके यूजेज की। सबसे पहले पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर। किसका साइड मिरर? हम बोल सकते हैं गाड़ियों में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसी का क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात, जैसे आपने गाड़ियां देखी हैं, मोटरसाइकिल देखी है, कोई भी गाड़ी हो उसमें ड्राइवर साइड या दोनों साइडों में एक शीशा लगा होता है, पार्श्व दर्पण बोला जाता है, पश्च मिरर बोला जाता है। वो उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी पीछे जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी वस्तु है, यानी जो भी पीछे की साइड में ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई दे। तो अब हमारा ट्यूशन ये भी बन सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया गया? अवतल का कर लेता, समतल का कर लेता, उसमें क्या इमेज दिखाई नहीं देती? बिल्कुल दिखाई देती। अब उसमें इमेज उत्तल का क्यों किया जाता है?
जाता। ध्यान से देखना, एक नंबर में बात करता हूं उत्तल दर्पण, फिर हमारे पास 2 नंबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, 3 नंबर समतल दर्पण, समतल दर्पण, 3 दर्पण। ऑप्शन आ गया कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा उत्तर रहेगा उत्तल दर्पण। अब बात आती है कि उत्तल का कैसे और अवतल और समतल का कैसे नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूं उत्तल दर्पण। हमने अभी पढ़ा था उत्तल दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण क्या करता है, इस प्रकार से इमेज बनाता है। जैसे यहाँ पे कोई एक भी वस्तु है, इस प्रकार से इमेज बनाई कैसे कि वस्तु कहीं पर भी स्थित हो अनंत व पोल के बीच, तो प्रतिबिंब वस्तु से सदैव छोटा बनेगा और आभासी में सीधा होगा। क्लियर है? अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग करने के पीछे एक तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, एक बना सीधा। ये तो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। छोटा बनने का मतलब ये है कि जो उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, इसका जो व्यू फील्ड है, व्यू फील्ड है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी दृश्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र ज्यादा होता है। दृश्य क्षेत्र ज्यादा होने का मतलब सीधा सा है, जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे, जैसे ये गाड़ी है, ये सड़क है और यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी के साइड में दर्पण लगा हुआ है, तो इस दर्पण के अंदर पीछे जितनी भी गाड़ियां, ट्रक, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर जितने भी आ रहे हैं, उनको ये क्या कर देगा, एक तो अधिकतम दूरी तक देख पाएगा, 2 नंबर बात सभी का आकार छोटा कर देगा। आकार छोटा करने से जितने भी पीछे की साइड में आ रहे हैं वो अधिकतम हमें दिखाई देते हैं। ये नहीं है कि एक ट्रक आ रहा है तो उसके पास से कोई मोटरसाइकिल गुजर रही है तो वो हमें दिखाई नहीं देती, वो भी हमें दिखाई देती है। कहने का मतलब उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र होता है, व्यू फील्ड होता है, कवरेज एरिया होता है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और ज्यादा होने के साथ साथ ये वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनाता है और सीधा बनाता है, जिसके कारण पीछे की जो इमेज है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाती है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है। क्या होता है? दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है तथा प्रतिबिंब आभासी सीधा वह वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है और अधिकतम वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे जाती है। अब बात आती है अवतल दर्पण, इसका उपयोग क्यों नहीं किया? अब अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करें? आप देखो, जैसे ये सड़क है और उस पे ये कोई गाड़ी चल रही है और यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण लगाया, अवतल दर्पण लगा दिया और मैं मान लूं कि ये अवतल दर्पण है और इसका ये पोल है और इस अवतल दर्पण की पोल से ये इसकी फोकस दूरी है, कोई तो फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण की। जैसे हम यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे अवतल दर्पण लगाए तो मान लो उसकी 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर उतनी तो उसकी फोकस दूरी तो है। उसके बाद में उसका वक्रता के अंदर है, फिर वो अनंत की साइड में चला जाता है। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि एक गाड़ी, जैसे एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, यहाँ से आने का मतलब अनंत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि एक गाड़ी मान लो कि वक्रता के अंदर अनंत से आ रही है, तो हमें पता है कि सबसे पहले इस गाड़ी का जो यहाँ पे ड्राइवर बैठा है उसको इसकी इमेज क्या दिखाई देगी? उल्टी दिखाई देगी। हमने पढ़ा कि 5 स्थितियों में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है और पहली स्थिति जब अनंत व मुख्य है, अनंत व वक्रता के अंदर सी के बीच हो, तो ये जो पीछे का जो वस्तु है या गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, जो भी है, इनका इमेज इसको क्या दिखाई देगी? उल्टी दिखेगी। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, छोटी भी दिखाई देगी। फिर ये आगे चलती है, जैसे जैसे इसके नजदीक आती है, मान लो अब ये वक्रता के अंदर सी पर आ गई, गाड़ी के पास में जा रही है, वक्रता के अंदर सी पर आ गई तो ये और बड़ी बन जाती है, यानी बराबर बन जाती है जितनी बड़ी इमेज है।
ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बन जाती है, लेकिन ये भी क्या बनती है, उल्टी बनती है। फिर ये आगे किसकी और आगे किसकी, वक्रता के अंदर से और आगे किसकी, मान लो कि मुख्य पक्ष पर आ गई। कहां पे आ गई, मुख्य पक्ष पर आ गई। मुख्य पक्ष पर आ गई तो बहुत बड़ी अनंत पर चली, इस शीशे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इससे आगे चली और आगे चलने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पे दर्पण है, अवतल दर्पण लगा हुआ है, और अवतल दर्पण की जो वक्रता फोकस दूरी है वो मान लो 25 मीटर है, और जो गाड़ी है वो 25 मीटर और उस अवतल दर्पण के बीच में आ गई। कहां पे आ गई, बीच में। सपोज करो ये मुख्य फोकस है, इतनी दूरी है 25 मीटर, और यहाँ पे जो गाड़ी है वो मुख्य फोकस के बीच आ गई, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आते ही हमें पता है क्या होगा, क्या होगा, आभासी बन जाएगा, आभासी बन जाएगा और ऐसे सीधा बन जाएगा। लेकिन वस्तु से क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। आभासी सीधा तो ठीक है, इसमें भी आभासी और सीधा है, लेकिन इसमें छोटा है और इसमें क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। बड़ा बनने का मतलब ये कि जब पहले वाली स्थिति में इसके लिए सही नहीं है क्योंकि उल्टे बन रहे हैं, तो उल्टे बनने का मतलब हमें कोई चीज उल्टी दिखाई देगी तो हम उसका आइडिया अच्छे से नहीं लगा सकते। दो नंबर बात, अगर ये स्थिति बने कि एफ व पी के बीच, तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाता है। बहुत बड़ा बनने का मतलब उस इमेज के अलावा उसको पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उस इमेज के अलावा पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अर्थात हम कह सकते हैं अवतल दर्पण दूरी बढ़ने के साथ साथ पीछे की जो वस्तु होती है उसकी इमेज, उनकी प्रकृति बदलती रहती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। अब बात करते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या है, प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होती हैं, बराबर। बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है, समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसका जो कवर एरिया है वो भी कम होता है। और दो नंबर बात, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब जितना बड़ा ट्रक है उतना बड़े का बड़ा उस दर्पण के अंदर दिखाई देगा, तो ये ज्यादा दूरी तक या उनके पीछे जो भी और व्हीकल है उनका चित्र नहीं दिखा पाएगा, तो इसलिए समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। तो हमें तो उस दर्पण का उपयोग करना है जो रियली में जो ऑब्जेक्ट है उसको छोटा कर दे, स्पष्ट कर दे और अधिकतम दूरी तक दिखाई दे, और एक नहीं उनके पास में जितने भी वो टोटल दिखाई दे उस दर्पण का उपयोग करना है। और वो दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। अर्थात गाड़ियों में स्पष्ट दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ये। अब मैं दो नंबर उपयोग की बात करता हूं, उत्तल दर्पण का उपयोग नंबर 2। रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट। जैसे हेडलाइट, अगर दी हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था, और रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे, हमने अभी पढ़ा था कि उत्तल दर्पण क्या करता है, जैसे उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और लाइट हमें क्या चाहिए, अधिकतम प्रकाश की किरणें फैले, अधिकतम एरिया है वो दृश्यमान हो। तो इसके लिए क्या किया जाए, जैसे उत्तल दर्पण है और इसमें यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया। अब इस बल्ब से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, दर्पण से टकराएंगी, ऐसे निकली दर्पण से टकराई, ऐसे निकली दर्पण से टकराई। दर्पण से टकराने के बाद ये ऐसे इनको फैला देगा, ऐसे फैला देगा, ऐसे, क्योंकि फैलाता है प्रकाश की किरणों को। इस प्रकार से मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है, यानी अधिकतम क्षेत्र के अंदर प्रकाश फैला दिया जाता है। इसलिए रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, काम क्या है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसीलिए अपसारी दर्पण बोलते हैं। और रोड लाइट को क्या चाहिए, अगर यहाँ पे अवतल दर्पण लगा दिया जाए तो क्या
कर दे। अधिकतम क्या कर सकता है, यदि उनको समांतर भी करे तो भी ज्यादा एरिया कवर नहीं होगा, एक फिक्स एरिया कवर होगा या नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट के अंदर कौन से दर्पण का उपयोग करना है, उत्तल दर्पण का उपयोग करना है, जो प्रकाश की किरणों को ऐसे अधिकतम दूरी तक फैला सके, यानी अधिकतम मैक्सिमम एरिया है वो प्रकाशमान हो सके। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर यूजेस, शॉपिंग मॉल व एटीएम मशीन। शॉपिंग मॉल व एटीएम मशीन आपने देखा होगा। शॉपिंग मॉल में तो हो सकता है आपने ना देखा हो, लेकिन एटीएम मशीन में आपने जरूर देखा हो। जब भी आप पैसे निकाल रहे हो, आपके जस्ट सामने एक दर्पण लगा होता है, उसमें आपकी तस्वीर भी दिखाई देती है, लेकिन आपने कभी देखा है वो तस्वीर आपकी कितनी छोटी दिखाई देती है, और उनमें आपके जो पीछे व्यक्ति खड़े हैं जितने भी, वो भी दिखाई देते हैं। कहने का मतलब सीधा सा है, शॉपिंग मॉल के अंदर क्यों काम में लिया जाता है, ग्राहकों की गतिविधियां देखने के लिए, इसको कोई लेस मत समझ बैठना कि कैमरा लगाया हुआ है तो ग्राहकों की गतिविधियां देख रहे हैं। कैमरे अलग चीज है, सीसीटीवी कैमरा अलग चीज है, उसमें कैमरे के माध्यम से गतिविधियां देखी जाती हैं, और उत्तल दर्पण अलग चीज है। इसमें क्या होता है, जैसे एक बड़ा सा हॉल है और उसके किसी कोने के अंदर एक बड़ा सा उत्तल दर्पण लगा दिया, तो उत्तल दर्पण करता क्या है, एक तो इसका मैक्सिमम एरिया है, यानी अधिकतम क्षेत्र तक की ये चीजों को दिखा देता है। तो फिर क्या, हॉल काफी बड़ा है, बड़ा सारा उत्तल दर्पण लगाया है, तो उसके अंदर जितने भी वस्तुएं, जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी भीड़ है, उसको वो छोटा करेगा और छोटा करके उसके अंदर दिखा देगा। तो वहां पे बैठा आदमी उत्तल दर्पण के माध्यम से पूरी की पूरी जो शॉपिंग मॉल है उसको क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि दुकानों के अंदर चोरी को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार एटीएम मशीन में क्या है, हम पैसे निकाल रहे हैं तो हम तो आगे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, हमें क्या पता पीछे क्या गतिविधि हो रही है। अगर उसमें उत्तल दर्पण लगा है तब आसानी से उस उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो एरिया है वो ज्यादा है, व्यू फील्ड है वो ज्यादा है, तो अधिकतम दूरी तक वो पीछे जितनी प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उनको छोटा करके हमारे सामने दिखा देगा, जिससे हम सतर्क रह सकें। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण का उपयोग शॉपिंग मॉल में एटीएम मशीन में भी किया जाता है। यह उत्तल दर्पण के उपयोग है। 1 नंबर पड़ा था साइड मिरर के रूप में, 2 नंबर रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट के रूप में, और 3 नंबर शॉपिंग मॉल में एटीएम मशीन में। अब मैं बात करता हूं दर्पण सूत्र। देखिए दोस्तों, दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये तो दर्पण सूत्र होता है। अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया जाता तो ये लेंस सूत्र हो जाता। जहां देखो कैसे, जैसे मैंने उत्तल दर्पण ले लिया समझाने के लिए, और इसका ये पोल है, ध्रुव है, ये मुख्य फोकस एफ है, वो करता के अंदर सी है। हम जानते हैं पी व एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है स्मॉल एफ, और पी व सी के बीच की दूरी वो करता त्रिज्या कहलाती है आर। और जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो ये कहाँ पे रखा, उसकी दूरी कहाँ से, ध्रुव से दूरी u कहलाती है। और यदि इसकी इमेज बनती है यहाँ पे, तो इस इमेज की जो दूरी होती है ध्रुव से वो क्या कहलाती है, v कहलाती है। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूं, जहां f बराबर फोकस दूरी, कौन सी दूरी, फोकस दूरी, u बराबर बिंब की दूरी, और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी,
और दूरियां सदैव किससे मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। याद रखना, ये ध्रुव है उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण के अंदर इससे दूरियां मापी जाती हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है वो u का मान होगा, और इस ऑब्जेक्ट की मान लो इमेज यहाँ पे बनी है तो कितनी दूर पर बनी है वो v का मान होगा, और इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी वो स्मॉल f होगी, और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? r होगी। ये दर्पण सूत्र होता है। इसको लैंग्वेज में मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि फोकस दूरी दर्पण में फोकस दूरी, बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध होगा। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, बिंब दूरी व प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध होगा। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, तो उसमें आपको याद रखना है कि 1/f गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी के बीच में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। या मैं ऐसे बोलूं, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच संबंध r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f। तो यहां से मैंने निकाला कि f का मान होता है r/2 होता है। अगर f का मान r/2 होता है, अर्थात मैं ऐसे लिख सकता हूं कि f का मान क्या रख दिया जाए r/2, तो 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। ये भी क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसके अंदर चिन्ह परिपाटी उपयोगी ली जाती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, तो चिन्ह परिपाटी के अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है u का मान सदैव ऋणात्मक होता है। u का मान सदैव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का मतलब यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की। यानी ये उत्तल दर्पण है, इसके बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक, और दाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक। इस साइड की जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो ऋणात्मक होगी। अगर यहाँ पे बात करूं अवतल दर्पण की फोकस दूरी की, और यहाँ पे बात करूं u की, बात करूं v की, तो ये क्या है? ऋणात्मक है। क्योंकि किससे मापी जा रही है? ध्रुव से बाईं तरफ मापी जा रही है, तो बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और दाईं तरफ आगे की साइड में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। इस प्रकार से ये होता है दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां v, u और r इनके मान आपको दिए गए। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम अपवर्तन की बात करेंगे। आप लगातार वीडियो को लाइक करें, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और लगातार सतत रूप से वीडियो को देखकर जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे उनको आगे जारी रखें, ताकि आपकी पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।